नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम मुल्क को बांटने और नफरत फैलाने वाला सरमायादारों का मुहाफिज। चार मीनार पर राहुल गांधी का खिताब, केसीआर और मजलिस पर भी तनकीद। राहुल गांधी तेलंगाना में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुकूमत पर बदनवानियों का इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना, केटीआर का तबसरा। अमित शाह भी आ जाएं और राहुल गांधी भी आ जाएं। हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करने दोनों कायदीन को सदर मजलिस का चैलेंज। और उप्पल में रोड डिवाइडर से टकराने से जोड़ा हादसे का शिकार। 2 माह के अंदर शादी होने वाली लड़की बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देश को बांटने वाला, नफरत पैदा करने वाला और सरमायादारों का महाफिज करार दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उनका मावीन करार दिया। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के पास हफ्ते की शाम एक जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में 2 विचारधाराएं चल रही हैं, एक वो जो मुल्क को बांट रही है और दूसरे मुल्क को जोड़ने वाली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और दूसरे इलाकों में लोग खौफजदा हैं। मजहब, जात पात, इलाका, जबान, हत्ता के जिन्स की बुनियाद पर भी लोगों में फर्क पैदा किया जा रहा है। मुल्क में खवातीन घर से बाहर निकलने के लिए खौफजदा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत पैदा करने वाले एकजुट होकर मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रशेखर राव नरेंद्र मोदी की तायद करते हैं और चंद्रशेखर राव की तायद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। उन्होंने नोटबंदी से हुए नुकसानात का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि वीर सावरकर जिसकी तस्वीर वजीर आजम ने पार्लियामेंट में लगाई है, वो दरहकीकत वीर नहीं थे। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी और उनके साथी जेल में थे, सावरकर ने अंग्रेज को चिट्ठी लिखी, हाथ जोड़ा, पांव पड़ा और कहा कि वो माफी नामा देते हैं, उन्हें जेल से छोड़ दिया जाए। राहुल गांधी ने किसानों के मसाइल का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि जीएसटी मुल्क की मईशत पर होने वाले मनफी असरात हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना तो बना लेकिन तेलंगाना के अवाम के लिए कोई राहत नहीं मिली। वज़ीर आला अपना घर बनाने 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं लेकिन शहर के इस इलाके में मेट्रो ट्रेन नहीं लाई जाती। उन्होंने छोटे कारोबार करने वालों, ठेला बंडी और मजदूरों के लिए राहत देने का ऐलान किया। इस जलसे में कांग्रेस के बुजुर्ग कायद के रुशया को सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया। चार मीनार के इस जलसे के साथ ही राहुल गांधी का एक रोजा दौरे तेलंगाना अख्तिताम को पहुंचा। वो हफ्ते की दोपहर रियासत के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भैंसा और कामारेड्डी में 2 बड़े जलसों से खिताब किए। अपने यकसानोयत के खिताब में उन्होंने मरकज की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ही अमनो भाईचारे की बुनियाद पर एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम कर सकती है। उन्होंने इस यकीन का भी इज़हार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस ही हुकूमत बनाएगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी करती है। तो लक्ष्य एक ही है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहां तेलंगाना में केसीआर और एमआईएम। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये देश एक साथ खड़ा हो। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब लोग एक साथ खड़े हुए। क्योंकि अगर एक साथ हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा तो इनकी कोई जगह नहीं बचेगी, इनसे कोई पूछेगा नहीं। तेलंगाना बना और पूरे प्रदेश ने एक सपना देखा था
पूरे प्रदेश ने सोचा था कि एक नए प्रकार से यहां पे काम होगा, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, बिना भ्रष्टाचार विकास होगा। यहां पे जो पुरानी सिटी में रहते हैं उन्होंने सोचा, भैया ठहर जाइए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्होंने सोचा था कि यहां मेट्रो लाइन आएगी। जो ठेले वाले हैं उन्होंने सोचा था कि हमें भी आजादी मिलेगी। जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जिन्होंने हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, उन्होंने भी सोचा था कि नए तरीके से काम होगा। 5 साल हो गए, 300 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर के मकान को बनाने में लगाया जा सकता है। निगरानकार वजीर केटी रामाराव ने कहा कि राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे पर तबसरा करते हुए केटीआर ने कहा कि टीआरएस की नजर में मोदी और राहुल गांधी एक सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए अमन की बात की है, जबकि तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 साल से रियासत भर में अमन और कानून बरकरार है। उन्होंने कहा कि सिखों की नस्लकशी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब तक सिख बिरादरी से माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को बदलने के लिए फिरकावाराना फिसादात करवाने वाली कांग्रेस पार्टी अमन की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को वोट बैंक बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के मामले में कांग्रेस पार्टी को सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने मुल्क की रूल्स को खत्म करते हुए तेलंगाना के नौजवानों के साथ नाइंसाफी की। केटीआर ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। बीजेपी की 100 नशिस्तों पर भी जमानत जब्त हो जाएगी। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी अपनी ये सर्कस वाली हरकतें बंद करें। राहुल गांधी आइंदा से सोच समझ कर बयानबाजी करें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उन पर भरोसा न करें। केटीआर ने एक सवाल पर कहा कि टीआरएस का मुकाबला कांग्रेस से है। उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और अंबेडकर प्रणहिता प्रोजेक्ट के तखमीने में इजाफे के इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। केटीआर ने कहा कि 2008 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही इस प्रोजेक्ट का तखमीना 40,000 करोड़ रुपए था और 2018 में CWC ने 80,190 करोड़ रुपए तखमीना रख दिया था। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और बीजेपी के सदर अमित शाह को हैदराबाद लोकसभा हलके से मुकाबले का चैलेंज किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि हम कांग्रेस सदर का सरजमीन हैदराबाद पर खैर मकदम करते हैं। हाल ही में अमित शाह भी हैदराबाद आकर ये कह चुके हैं कि ओवैसी मुक्त तेलंगाना बनाया जाएगा और अब राहुल गांधी भी चार मीनार आ रहे हैं, लेकिन चार मीनार की बुलंद मीनारों के वारिस हम और तेलंगाना के अवाम हैं। 15 दिन पहले अमित शाह भी आकर कह कर गए ओल्ड सिटी में हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कि ओवैसी मुक्त, मंजलिस मुक्त हैदराबाद करो। ये भी आ रहे हैं। मैं इन दोनों से कह रहा हूँ कि ये चार मीनार के जो बुलंद मीनार है ना, इसका वारिस हम लोग हैं, तेलंगाना की आवाम है। आप आइए, आप यहाँ के गेस्ट हैं, आपका वेलकम करते हैं और आपसे हम बड़ी इनकिसारी और हम्बलनेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी और अमित शाह दोनों मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ लें। राहुल गांधी हैदराबाद से लड़ लें, अमित शाह हैदराबाद से लड़ लें। कॉम्पोजिट कल्चर के बारे में पता चल जाएगा, हैदराबाद की तहजीब के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे बहुत से लोग आए और जाएंगे, हमको कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप आ चुके हैं तो आइए, मुकाबला कर लीजिए हमसे। अमेठी से भी लड़ लीजिए और हैदराबाद से भी लड़ लीजिए। हमने तो अमित शाह से भी कहा है, तो आप अमित शाह दोनों मिलकर, एक तरफ जनियोधारू और एक तरफ जो है एक हिंदू नेशनलिस्ट, दोनों मिलकर आइए, एक हमसे मुकाबला कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में लिखे गए इदारिये पर तबसरा करते हुए कहा कि सिर्फ अखबार में इदारिया लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर शिवसेना को मोदी से डर नहीं लगता तो सबसे पहले अखबार में इदारिया लिखना बंद करें और महाराष्ट्र और मरकज हुकूमत की वजारतों से अलहदगी अख्तियार करें। उनका कहना था कि बीजेपी और शिवसेना में दर हकीकत नूरा कुश्ती चल रही है। ऐसा है ना कि शिवसेना आजकल मोदी से बहुत घबराती है।
اور शिव सेना जो है सिर्फ ये समझती है कि अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए और सिर्फ अखबार में एडिटोरियल लिखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। अगर उनको वाकई में इतना डर नहीं लगता मोदी से, तो सबसे पहला काम वो ये करें कि अखबार में एडिटोरियल लिखना छोड़ें, मिनिस्टर से रिज़ाइन करें महाराष्ट्र में और रोड पे आएँ, और फिर जो दिल्ली में आपका मिनिस्टर उससे निकल जाएं। ये जो नूरा कुश्ती ये कर रहे हैं, इतना डर क्यों लगता है इनको? ये है ना कि मोदी से जो डर है वो ये समझते कि ओवैसी को बोलने से अपने आप को बोलते हैं कि बड़ा बहादुर हैं। अरे भाई, मोदी के ख़िलाफ़ आप जाइए, हम तो पिछले 4 साल से मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप में इतनी बहादुरी क्यों नहीं है? अब रहा सवाल कि हमारे पुरखों की खबर कहाँ है? भाई, हिंदुस्तान में जितने ख़बरस्तान हैं वो हमारी वफादारियों के निशान हैं। तीसरी बात यह है कि आप ऑर्डिनेंस लाने की धमकी क्यों दे रहे? लाइए ना, बताइए कब लाएंगे आप ये छोड़िए। इस तरह से अब डरा नहीं सकते आप किसी को भी हिंदुस्तान में। ऑर्डिनेंस लाएंगे, ये ख़त्म हो गई कहानी, शेर आएगा। अब कोई नहीं आएगा, अब हर आदमी शेर बन चुका है, क्योंकि संविधान में आप किसी को नहीं डरा सकते। चौथी बात यह है कि इन लोगों को ये इग्नोरेंट हैं, इनको कानून नहीं मालूम। इस्माइल फारूकी का जजमेंट पढ़ लें, वो देख लें, उसके बाद ये बात करें। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ अपने एक एक्चुअली तो जोक बन चुका है कि ज़रा कुछ मोदी के ख़िलाफ़ कुछ बोलना है तो ओवैसी को बोल दो। अरे भाई साहब, मेरी दाढ़ी वाइट नहीं हुई है, मैं भी दाढ़ी हूँ, आपका गुस्सा वाइट दाढ़ी से है, उससे मुकाबला करिए ना। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तो सत्ता में नहीं हूँ। आप मोदी के साथ बैठकर सत्ता में रहेंगे, उसकी प्लेट का केक भी खाएंगे, मलई भी खाएंगे, और फिर आप हमको बोल रहे हैं। अरे आप पहले मलई खाना छोड़ दीजिए, आइए रोड पे। कहाँ गई आपकी वो राजनीति जो आप बोलते थे महाराष्ट्र के बारे में? तो सिर्फ अखबार को काला करने से कोई राजनीति नहीं कर सकता। और हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हम कहाँ से आए, किधर से आए, वो सारी दुनिया को मालूम। इतना तो यकीन कर लीजिए कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर ओवैसी ने अमृतसर ट्रेन हादसे की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने हादसे के महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि जो लोग त्यौहार की खुशी मना रहे थे, अचानक उनका जश्न मातम में तब्दील हो गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस कदर बड़ी तादाद में हुई अमवात पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि इस मुल्क में इंसान की जान की कीमत नहीं है। अगर कोई सियासतदान मरता है तो उसकी जान की बड़ी कीमत होती है। देखिए, जो भी हुआ है बड़ा दर्दनाक है, कर्बनाक है। और यानी जो लोग खुशी मना रहे थे त्यौहार की, और 60 लोगों की जान चले गई, तो ये बहुत तकलीफदेह बात है। और इस पर किसी को भी राजनीति करनी नहीं चाहिए। इस पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये वाक़या क्यों हुआ, इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, ये फ़ौरन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर मैं अपनी जानिब से उन तमाम जो लोगों का इंतकाल हुआ, मैं उनके साथ हूँ। मैंने खुशी का माहौल जो है एक मातम के माहौल में तब्दील हो गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अफसोस कि हमारे मुल्क में एक बात कहूँगा कि इंसान की जान की कीमत नहीं है। हमारे मुल्क में अगर कोई पॉलिटिशियन मरता है तो उसकी जान की बड़ी कीमत है। और इस तरह के मासूम लोग मर जाते हैं, ट्रेन के हादसात में मर जाते हैं, सैलाब में मरते हैं, पहाड़ नीचे आ जाता है, मर जाते हैं, कोई फिक्र नहीं। तेलंगाना में एक बस गिर गई। तो हमारे मुल्क में इंसानों की जान की कीमत होनी चाहिए। और अफसोस ये है कि हम लोग सिर्फ 1-2 दिन की राजनीति करते हैं और फिर मरने वालों को भूल जाते हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर की तामीर के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मंदिर के हक में अदालती फैसला आने की उम्मीद है। नरसिम्हा राव ने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा में स्वामी परिपूर्णानंद की खिदमत हासिल की जाएंगी। किस तरह से खिदमत दी जाएगी, इसका फैसला पार्टी की क़यादत करेगी। उनका कहना था कि राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। गुजरात और कर्नाटक में भी उनके दौरों से बीजेपी को फायदा हुआ था। तेलंगाना में कांग्रेस में क़यादत की कमी है।
इन्फोर्समेंट धावों से मुतालिक रेवंत रेड्डी के इल्जामात पर बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद बदउनवानियों में डूब चुकी है। कांग्रेस को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो वहीं पर जाकर सियासत करें। दूसरी तरफ टीआरएस के तर्जुमान जी रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर मुकाबला करने के काबिल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस को फंड्स फराहम कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल से 2-4 नशिस्तों पर कामयाबी भी हासिल करेंगे। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर जो रकम जब्त हो रही है वो चंद्रबाबू नायडू की है। कांग्रेस दूसरी पार्टियों का बैसाखी की तरह सहारा ले रही है। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने हफ्ते को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ इजलास तलब करते हुए इंतखाबी इंतजामात पर तबादले ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने बताया कि 22 ता 24 अक्टूबर को मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम दौरा कर रही है और उन्हें रियासत में इंतखाबी इंतजामात से मुताल्लिक मालूमात फराहम करनी है। उन्होंने बताया कि आज हुए इजलास में अजला में पोलिंग मराकज, सिक्योरिटी इंतजामात और दूसरे उमूर का जायजा लिया गया। ओहदेदारों को काफी कुछ हिदायत दी गई हैं और उम्मीद है कि रियासत में ओहदेदार पूरी तरह से इंतखाबात के लिए तैयार रहेंगे। इंतखाबी इंतजामात के सिलसिले में हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में मेनली डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान्स तैयार हो चुके हैं, तो उसमें किस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट के लिए प्लान किया है, कितने सारे स्टेशंस जो हैं पोलिंग स्टेशंस क्रिटिकल हैं, कितने रूट्स हैं, उनके पास ऑफिसर्स हैं या नहीं या और ज़रूरत है। एक तो कमीशन आएगी, आप लोगों को मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आकर के हैदराबाद में 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक रुकेगी, तो यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं वो भी एक बार पूरा रिव्यू करेंगे। तो उसके हिसाब से भी कलेक्टर्स की प्रिपेयर्डनेस हमने रिव्यू की है आज, और उसी के साथ साथ अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं तो वो सारा हुआ है। कायदे मजलिस व चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी ताकत के जरिए अवाम के बलदी, बरकी, आबी व दीगर मसाइल के हल के साथ साथ मिल्लत की तालीमी और माशी पसमानदगी को भी दूर करने के लिए नाकाबिले फरामोश कारनामे अंजाम दिए हैं। जमाल कॉलोनी रियासत नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में खवातीन व लड़कियों को बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता करवाने वाले कोर्सेस मुकम्मल करने वालों में असनादात की तकसीम की तकरीब में खिताब करते हुए कायदे मजलिस ने कहा कि मजलिस और उसको खिदमात पर तनकीद करने वाले अपना एक भी ऐसा कारनामा नहीं बता सकते जिससे मुल्क को मिल्लत को फायदा पहुंचा हो। कायदे मजलिस ने मजलिस की अवामी खिदमात व नुमाइंदगियों से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट की जानिब से टेलरिंग, ब्यूटिशियन, स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ कोर्सेस की मुफ्त तरबियत फराहम की जाती है और ताहाल हज़ारों ख़वातीन व लड़कियां इससे फ़ायदा हासिल कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 35 लाख का खर्चा है, तो कभी किसी के सामने दामन फैलाए, झोली फैलाए, किसी से इमदाद या किसी से भीख नहीं मांगा अकबरुद्दीन ओवैसी। जब तक जिंदा हूं किसी से मांगूंगा नहीं। अगर मेरे स्कूल को चलाने के लिए, मेरी मां बहनों को पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर मुझे अपने घर को भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, अपनी चमड़ी को भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन मेरे गरीब मुसलमानों के घरों में इल्म की रोशनी को जगमगाऊंगा और दियों को जलाऊंगा। ये मेरी हसरत व ख्वाहिश है। आज सबसे बड़ी मेरी फिक्र है तो यही है कि जिंदा हूं, कैसे भी चला रहा हूं, मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे मर भी जाऊंगा तो मेरी औलाद पे इसका बोझ नहीं डालूंगा। मर भी जाऊंगा तो मेरे बीवी को जिम्मेदारी नहीं दूंगा। मर भी जाऊं तो मेरी जमात पे जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। मर भी जाऊं तो मेरे कारकुनों पे जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। मरने से पहले ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि मेरे मदरसे, इन मदरसों में पढ़ने वाले मेरे बच्चे और मेरी बहनें की इल्म
اور ان کے تعلیم خود بخود ہوتے رہے ایسا انتظام کر کے اس دنیا سے جاؤ. اس توازن قوت کو بٹنے نہ دو. مرکز سیاسی پر آ جاؤ, اطاعت امیری کرو, جماعت جو کہتی ہے اس کو سنو. لوگ آئیں گے, بہت باتیں کریں گے, چلے جائیں گے. ارے جو کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا, ارے آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ویران دارالسلام کو آباد کیا, یہ مجلس نے کیا. سیاسی دفتر کو ایک کونے میں ڈال دیا, چھوٹے حصے میں, تو سارے کے سارے دارالسلام کے اطراف میں تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا. ارے آؤ دیکھنے والوں, اگر تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو آؤ, میں تمہیں اویسی ہاسپٹل کی شان و شوکت سے واقف کروا سکوں. ایسی عمارت جو 7 منزلہ عمارت, اللہ سالار کی خبر کو نور سے بھر دے کہ کیسا دواخانہ اویسی ہاسپٹل بنایا. کیا ہے کسی گاندھی کا کوئی دواخانہ ہے, کسی مودی کا کوئی دواخانہ ہے, کسی شاہ کا کوئی دواخانہ ہے, کسی راؤ کا دواخانہ ہے, کسی ریڈی کا دواخانہ ہے؟ کسی کا نہیں ہے. غریب مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ایسا دواخانہ ہے کہ دنیا اس دواخانے کی خوبصورتی کو, اس کے جدید آلات کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتی. ارے پھر سوال کرتے ہیں مجلس کیا کری؟ ارے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ زندگی چندوں میں گزری, زندگی بھیک میں گزری, زندگی خیرات میں گزری. مجلس کے رحم و کرم, مجلس کے مخالفت میں آج تم زندہ ہو. یہ بھی احسان ہے مجلس کا کہ مخالفت مجلس کی وجہ سے تمہارے گھر کے چولہے جل رہے ہیں. یہ بھی احسان ہے مجلس کا, مخالفین پہ ہم نے کیا. چندے خور اپنے شار پیدا کرنے کے فکر میں ہے. کوئی یہاں سے جا رہا, کوئی وہاں سے جا رہا, کوئی ادھر کا کھلگا نکل رہا ہے, کوئی ادھر کا پوٹلا نکل رہا ہے, ادھر سے کوئی گولی نکل رہا ہے تو ادھر سے کوئی بورچی نکل رہا ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کا شکست دے رہے ہیں. ارے کتنے بھی گولی آ جاؤ, پھولی آ جاؤ, کوئی بھی آ جاؤ, مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مجلس سے اللہ راضی ہے, مجلس سے آپ راضی ہیں, مجلس کے ساتھ آپ کی دعائیں. میں, میری آل, میری اولاد, میری ماں, میرے بچے, میری بیوی احسان مند ہے آپ کے. اور اکبر الدین اویسی اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال کر اس چمڑی سے آپ کے پیروں کی جوتی بنا لے, تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا کہ آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے. آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بھائی کے کھاندے پر میرا جنازہ آنے سے رک گیا. آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بے سہارا نہیں ہوئے. آپ کی دعائیں ہیں. میں احسان مند ہوں, اس احسان کو کبھی نہیں بھولے گا اکبر الدین اویسی. اللہ جو بھی دے گا, جتنا بھی دے گا, وہ غریبوں میں بانٹتا 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 اور غریبوں کی محبت میں لٹتا 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 اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کبھی اف بھی نہیں بولے گا, کبھی اف بھی نہیں بولے گا. اس لیے نہیں بولے گا کہ میں احسان تلے دبا ہوں, اور وہ احسان ہے تو آپ کی دعاؤں کا احسان ہے. اللہ آپ کی ہماری محبت کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے. اللہ آپ کی ہماری جو قربت ہے جماعت سے, اللہ اس قربت کو قائم و دائم رکھے. اللہ ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو نیک کرے, ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. سینٹرل جمعیت القریش تنظیم کی طرف سے قریش برادری کے طلباء میں اسکالرشپ کی تقسیم عمل میں آئی. ہر سال قریش برادری کے مستحق طلباء میں تعلیمی کٹس اور اسکالرشپ تقسیم کی جاتی ہیں. تنظیم کے نمائندے نے بتایا کہ گزشتہ سال 200 فارمز اسکالرشپ کے موصول ہوئے تھے اور اس سال 350 فارم موصول ہوئے ہیں, جن میں سے 300 فارمز کی یکسوئی کی گئی ہے.
انہوں نے بتایا کہ قریش برادری کے طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ امتیاز فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے قریش برادری کو BCD زمرے میں شامل کرنے اور کمیونٹی ہال کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مجلس امیدوار سید احمد پاشا قادری نے تالاب کٹا اور بھوانی نگر کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی۔ سابق رکن اسمبلی نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ مجلس امیدوار نے تیقن دیا کہ مجلس عوام کے ہر مسئلے کی یکسوئی کو یقینی بنائے گی۔ عوام کی طرف سے مجلس امیدوار کا جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انچارج حلقہ یاقوت پورہ یاسر عرفات، مجلسی کارپوریٹرز اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے انتخابی دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست نگر ڈویژن میں قائد مجلس نے ہفتے کو دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی۔ قائد مجلس کا مقامی عوام کی طرف سے جگہ جگہ گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اور ان کی کثرت سے گلپوشی کی گئی۔ عوام نے اکبر اویسی کے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا عزم کیا ہے کہ اس بار بھی انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا جائے گا۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے مجلس امیدوار سابق رکن اسمبلی احمد بلالہ نے دیانند نگر میں مقامی نوجوانوں کی طرف سے منعقدہ گروپ میٹنگ میں شرکت کی۔ احمد بلالہ نے مقامی افراد سے ملاقات کی اور ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کے استعمال کی اپیل کی۔ متعلقہ رکن بلدیہ اور مجلسی ذمہ داران احمد عبدالحق خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔
हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने ओवैसी मार्केट किशन बाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने मौजम खान का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उनसे ख्वाहिश की कि वह हल्का बहादुरपुरे में अपने तरक्याती कामों को जारी रखें ताकि हल्का बहादुरपुरे की तरक्की मुतासिर न हो सके। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और मोहम्मद सलीम के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चारमीनार असम्बली हल्के के कांग्रेसी कारकुनों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मशवरा दिया कि वह अवाम के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक रहें और किसी भी मसले के हल के लिए मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों से राब्ता पैदा करें। ओवैसी हॉस्पिटल में हफ्ते को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमान ने प्रेजेंटेशन भी दिया। बाद में 4TV से बात करते हुए डॉक्टर अमान ने बताया कि हार्मोन्स की तब्दीली और मौसर ग़िज़ा न होने से ये मर्ज होता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये मर्ज 50 साल से ज्यादा उम्र वाली खवातीन और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मर्दों में होता है। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि इस मर्ज से बचने के लिए जिस्म को हरकयाती रखें और 30 मिनट तक रोजाना वर्जिश करें। सब्ज पत्ते वाली तरकारियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तंबाकू और शराब को मुकम्मल तर्क करना होगा। डॉक्टर अमान ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में इस मर्ज के ऑपरेशन के लिए असरी आलात मौजूद हैं और वाजिब कीमत पर मेयारी इलाज होता है। कारवान में दरबार मैसम्मा टेम्पल के पास वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी का लीडर इस पर जबरन कब्जे में मुलविस है। मालूम है कि अराजी पर मौजूद मलगियों के किराएदारों ने बीजेपी लीडर को अपनी मलकियां फरोख्त कर दी हैं और इन मलगियों को मुनज़्ज़म करते हुए वहां पर पक्की मलकियां तामीर की जा रही हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद वक्फ बोर्ड आग बंद किए हुए बैठा है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड या बोर्ड का कोई भी ओहदेदार आज तक मकाम वाक़े को नहीं पहुंचा और न ही वहां का मुआयना किया गया। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही लापरवाही की वजह से वक्फ अराज़ियात लैंड ग्रैबर्स के लिए आसान निशाना बनती जा रही हैं। बोर्ड को फौरी सिलसिले में इक़दामात करने चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और पुलिस की जानिब से अंबरपेट में यौम शहीदां पुलिस के सिलसिले में खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर चकुंडा पुलिस महेश भगवत, डीसीपी एलबी नगर पुलिस सनप्रीत के अलावा पुलिस अहदेदारों और अहलकारों ने अपने खून का अतिया दिया। ये प्रोग्राम हर साल उन 18 शहीदान पुलिस की याद में मनाया जाता है जिन्होंने खिदमात अंजाम देने के दौरान अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। चंचलगुड़ा जेल की तरफ से आनंद आश्रम के क़याम का 1 साल पूरा होने पर एक तवील प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। डायरेक्टर ऑफ जेल प्रिजन्स के सिंह ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और इससे आनंद आश्रम में रहने वाले लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उन्होंने बताया कि आनंद आश्रम में रहने वाले अब भिखारी नहीं हैं, बल्कि वो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और मसाइब से भरी जिंदगी से निजात भी पा चुके हैं। वाज़ेह है कि ज़ायदा 10,600 भिखारियों को आनंद आश्रम मुंतकिल किया गया था जो उस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों और अमराज से मुतासिर थे, लेकिन आनंद आश्रम में न सिर्फ उनका इलाज किया गया बल्कि उनकी जिंदगी का रुख भी बदल चुका है। आइंदा 2 महीने में शादी करने जा रहा जोड़ा हादसे का शिकार हो गया।
तफसीलात के मुताबिक मशरकी गोदावरी के साकिनान मनीषा और किरण की 2 माह कबल मंगनी हुई थी और आइंदा 2 महीनों के अंदर उनकी शादी होने वाली थी। मनीषा और किरण दर्शन के लिए यादगिरोटा मंदिर जा रहे थे कि उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। मनीषा मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गई। किरण को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और उसका मुआयना किया जा रहा है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मेहदीपट्टनम में शराब की दुकान पर महकमे आबकारी के धावे के दौरान कमसिन लड़का मैनोशी करता हुआ पाया गया। बताया गया कि सरोजनी हॉस्पिटल के करीब शराब की दुकान पर यह वाक़या पेश आया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कमसिन बच्चे को मुबैना शराब नोशी करते देखकर भी आबकारी ओहदेदारों ने दुकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वैसे भी शराब की दुकानात और उसके आसपास मैनोशी आम बात हो चुकी है। पुलिस को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शाहनगर पुलिस को फारूक नगर के इलाके में एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के सुबह के वक्त में मुकामी अवाम ने 2 मकानों के बीच पड़ी हुई लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। नामालूम अफराद ने बताया गया कि गला काट कर इस शख्स का कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी इसी इलाके का रहने वाला था, जिसकी शनाख्त शेखर की हैसियत से की गई है। पुलिस ने दफा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आजम मुल्क को बांटने और नफरत फैलाने वाला सरमायादारों का महाफिज। चार मीनार पर राहुल गांधी का खिताब, केसीआर और मजलिस पर भी तनकीद। राहुल गांधी तेलंगाना में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुकूमत पर बदनवानियों का इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना, केटीआर का तबसरा। अमित शाह भी आ जाएं और राहुल गांधी भी आ जाएं। हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करने दोनों कायदीन को सदर मजलिस का चैलेंज। और उपल में रोड डिवाइडर से टकराने से जोड़ा हादसे का शिकार। 2 माह के अंदर शादी होने वाली लड़की बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।